गुड मॉर्निंग क्लास। हम साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के क्रम में ही आज का ये लेक्चर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट लाइन हमने ये बताई थी कि कार्ल मार्क्स द्वारा दिए जाने वाले ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत तक 19वीं सदी में उपरोक्त जो हमने पहले आपको बताई थी वो प्रक्रिया चलती रही थी। मार्क्स ने उत्पादन के स्रोत के आधार पर मानव इतिहास को विभाजित करने की नींव रखी। उन्होंने पूरे मानव इतिहास को प्राथमिक साम्यवाद, दासता, साम्यवाद, पूंजीवाद व साम्यवाद में विभाजित किया था। तो इस विभाजन का दार्शनिक आधार प्रत्येक युग के उत्पादन का तरीका था। जैसे प्राथमिक साम्यवाद के उत्पादन का तरीका था फल एकत्रित करना और शिकार करना, और ये एक वर्ग विहीन मानव समाज था। दासता का युग का मानव जो था वो श्रम पर आधारित था, और यह युग मालिक और दास जैसे दो प्रमुख वर्गों में विभाजित था। सामंतवाद की बात जब करें तो ये भूमि पर आधारित समाज था जो जागीरदारों और कृषक दासों में विभाजित था। अब हम वर्तमान समाज में पूंजीवाद मशीन पर आधारित है जो औद्योगिक पूंजीपतियों और मजदूरों में विभाजित है। तो ये मार्क्स ने अपने टाइम के मतलब अपने समय के और उससे पहले के इतिहास को जिस तरीके से विभाजित किया, इसका ऊपर हमने अभी आपको जो बताई लाइनें वो इसका बाइफर्केशन था। ठीक है। 20वीं सदी में यूरोपीय उपनिवेशवाद के समापन के बाद मानव समाज को एक अन्य प्रकार से भी विभाजित किया जा सकता है। मानव इतिहास में मानव के द्वारा ज्ञान के क्षेत्र में की गई क्रांतियों ने उसके समाज की प्रकृति, उसके आदर्शों, उसके मूल्यों, उसके पारंपरिक संबंधों, पारस्परिक होना चाहिए मेरे साथ, हाँ, उसके पारस्परिक संबंधों सभी को अपनी संपूर्णता में परिवर्तित करने का कार्य किया। जैसे पहिया है ना, आग, कुछ अंक कई सारे खोजे, शब्द, लिपि, कृषि, पंचक्की, पानी वाली चक्कियाँ जो होती हैं, पवन चक्की, घड़ी, चश्मा, बारूद, कागज़, छापाखाना, चुंबक, भाप, विद्युत, टेलीफोन, कंप्यूटर, ऐसी बहुत सारी क्रांतियों ने उसके व्यक्तिगत जीवन को पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभी प्रकार के जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित करना जारी रखा। मानव ज्ञान की क्रांतियों के दौर में इसी प्रकार जब उसने कृषि क्रांति कर दी, तब उसके समाज ने तमाम क्रांतिकारी बदलावों के लिए मानो अपना दरवाज़ा ही खोल दिया हो। कृषि के ज्ञान ने मनुष्य के लिए भूमि का महत्व बढ़ा दिया। भूमि के मानव घुमंतू कबीले व समाज और स्वच्छंद नेचर या प्रकृति पर वे आधारित थे। फिर विवाह नामक संस्था उस समय अज्ञात थी। वह व्यक्ति की पहचान उसकी माँ से होती थी, पिता से नहीं होती थी। ये जो इतिहास में जो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, इस तरीके की कुछ खोजें हैं और इस तरीके के कुछ आप मान करके चल सकते हैं कि धारणाएं हैं जो दी गई शुरुआत में। कृषि के आगमन ने उनके घुमंतू चरित्र पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि खेती आप घूम घूम के नहीं कर सकते थे। उसके लिए एक जगह रुकना पड़ेगा और मौसम के हिसाब से आपको फसलों की देखभाल करनी पड़ेगी। तो घूमने वाली एक जो उनकी प्रवृत्ति थी उस पर लगाम लग गई जब इन्होंने कृषि शुरू करी, है कि नहीं। तथा उसे इसलिए मजबूर कर दिया कि वो अपनी उपजाऊ भूमि के पास ही रहे, और अब रहना है तो फिर उसने घर बनाया, और इस तरह से समूह में लोग रहने लगे और किसी न किसी रूप में फिर गांव का निर्माण शुरू हुआ। कृषि के महत्व के कारण ही ये समस्या भी खड़ी हुई कि उसके मरने के बाद उसकी भूमि पर हक किसका होगा। अब उस समाज में चूंकि विवाह नहीं थे तो पुत्र और पुत्रियां अपनी अपनी माताओं के नाम से पहचानी जाती थीं। उनके पिताओं का निर्धारण बहुत मुश्किल था। तो ऐसे में विवाह संस्था का जन्म बहुत ज़रूरी हो गया, और विवाह संस्था के कारण ये निर्धारित करना भी सरल हो गया कि एक परिवार में जो पुत्र और पुत्रियां हैं वो एक ही माता पिता की संतान हैं। तो एक पुरुष की विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान ही एक तरह से उसके संपूर्ण चीज़ों की मालिक हो जाती थी, यानी वैधानिक संस्कृति थी, यानी वो वैधानिक पुत्र पुत्री होते थे।
तो भू संपत्ति के भी वही उत्तराधिकारी होते थे। ठीक है, फिर बात ये हुई कि जब ज़मीन बड़ी चीज़ होने लगी, कुछ समय के बाद उपजाऊ ज़मीन भी बहुत ज़रूरी होने लगी, तो अंतर कबीलाई युद्ध हुए और भूमि का महत्व बढ़ गया। तो धीरे धीरे पुरुष की तुलना में स्त्री का महत्व कम होने लगा और फिर पुरुष उत्तराधिकारियों का जन्म आरंभ हुआ। तो भूमि पे टिके इस मानव समाज में भूमि के बढ़ते महत्व ने ही समय के साथ जमींदारों, जागीरदारों, राजाओं, महाराजाओं को भी जन्म दिया। जिसके पास जितनी अधिक भूमि वह उतना ही अधिक सम्मानित और शक्तिशाली होने लगा था। इसी दौर ने आगे राजनीतिक और धार्मिक साम्राज्यों की नींव रखी। यूरोप के इतिहास में हैब्सबर्ग साम्राज्य व ऑटोमन साम्राज्य इसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद 15वीं सदी की भौगोलिक खोजों ने पुर्तगाल के एशियाई, अफ्रीकी व दक्षिण अफ्रीकी वाणिज्यिक साम्राज्य व स्पेन के दक्षिण अमरीकी व फिलिपीनी साम्राज्यों की नींव रख दी थी। उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश व कनाडा में फ्रांसीसी वाणिज्यिक साम्राज्यों की नींव भी इसके अगले चरण में रख दी गई थी। तो यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटिश, फ्रांसीसी व डच उपनिवेशवाद को जन्म दे दिया था। कच्चे माल व बाजारों की आवश्यकता ने इन वाणिज्यिक साम्राज्यों को औपनिवेशिक साम्राज्यों में बदल दिया था। इस आधार पर यूरोपीय इतिहास को राजनैतिक व धार्मिक, वाणिज्यिक तथा औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के युगों में भी विभाजित किया जा सकता है। ओके, थैंक यू क्लास।